अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम मुल्क की बात करेंगे और आलमी सतह पर जो बड़ी ख़बरें बनी उस पर हमारी नज़र होगी। बिलखुसूस गाज़ा की हम बात करेंगे। गाज़ा में इसराइल की जानिब से जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इसमें कोई यानी हमको पाउस तक नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से जंग बंदी की बात की जा रही थी वो तो नदारत है, लेकिन अब इसराइल मुकम्मल तौर पर गाज़ा में अपना कब्जा चाहता है, जिसके लिए जारहाना ऑपरेशंस उसके जारी हैं। भूखों को, प्यासों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों का भी अगर हम जायज़ा लें तो 70 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, और जिसमें मासूम बच्चे शामिल हैं और वो लोग शामिल हैं जो इमदाद हासिल करने के लिए, ग़िज़ा हासिल करने के लिए आए थे। तो गाज़ा की सिचुएशन देखेंगे और इसके साथ साथ इसराइल की जानिब से अब यानी अपनी जारहाना कार्रवाइयों में वो वसअत पैदा कर रहा है, और शाम को तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अपने कंट्रोल में ले लिया है। और शाम की नई हुकूमत अहमद अशरा की वो पीस डील करने जा रही है इसराइल के साथ। लेकिन इसके साथ साथ अब यमन पर उसने एक शदीद नौयत का हमला किया, जिसमें यमन के यानी शुमाली यमन के हूसी जो वज़ीर आज़म हैं उनकी शहादत हो गई, और उनके साथ 10 दीगर अहम शख्सियात जिनमें वज़रा भी शामिल हैं वो भी शहीद हो गए। हौसियों ने कहा है कि हम इंतकाम लेकर रहेंगे, और फ़लस्तीनी भाइयों की के साथ जो हमारी इजहार यगानगत है, यकजहती है और उनका साथ देना है, हम उनके साथ हैं। जब तक इसराइल मजालिम को बंद नहीं करेगा गाज़ा में, तब तक हम इसके अहदाफ को निशाना बनाएंगे। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ आगाज़ करेंगे देश से, मुल्क से। और मुल्क में जिस तरह का माहौल पिछले चंद बरसों के दरमियान बना दिया गया वो आप सभी जानते हैं। बिलखुसूस मुसलमानों के हवाले से किस तरह के वाक़यात, किस तरह के मामलात, किस तरह के ख़वानीन यानी तरतीब दिए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, वो सभी आप जानते हैं। इसी के साथ साथ एक नज़रिया, एक आइडियोलॉजी इसके पीछे काम कर रही है, और वो आइडियोलॉजी किसकी है आप सभी बेहतर अंदाज में जानते हैं। वो है RSS, हिंदुत्व का वो नज़रिया जो इसके पीछे कार फरमा बताया जाता है। तो बहरहाल RSS अपने 100 साला यानी क़याम की जो है प्रोग्राम्स वो जो है करने जा रहे हैं, इसको मनाने जा रहे हैं। तो बहरहाल क्या कुछ इन्होंने इन 100 बरसों में हासिल किया और आगे के हवाले से इनके क्या मंसूबे हैं, RSS के जो सरबरा मोहन भागवत हैं उन्होंने अपने खुसूसी इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है उस पर भी नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ वोट की चोरी का मामला, जिस तरह से कांग्रेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम आयद किया गया, बल्कि उनके बकौल हमने सबूत पेश कर दिया है देश के सामने कि किस तरह से एक हलके में वोट की चोरी की गई। और इसी को लेकर और साथ ही साथ SIR के मामले पर बिहार में वोट अधिकार यात्रा, जिसका जो है 1300 किलोमीटर जो खुद बिहार के अंदर इन्होंने यात्रा चलाई, और इसका इख्तिताम हम कहेंगे कि कल एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। एक रैली मुनक्किद जा रही है, यानी गांधीनगर मैदान में, जो यहाँ से फिर निकलेंगे और अम्बेडकर के मुजस्समे तक पहुँचेंगे मार्च की शक्ल में, जिसमें राहुल गांधी के अलावा दीगर इंडिया इत्तेहाद के रहनुमा शिरकत करेंगे और लाखों की तादाद में लोग इसमें शरीक होंगे, ये बताया जा रहा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से यानी तेलंगाना में जो पंचायती राज तरमीमी एक्ट मंजूर किया गया, इसका खदोखाल, और साथ ही साथ BC तबके को जो 42% तहफ़्फ़ुज़ात यानी ब्लॉक लेवल इंतखाबात में फ़राहम किए जा रहे हैं, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एडवोकेट, सियासी तजियाकार, समाजी जहदकार, मेरी मुराद है मौजूद मेहमान डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम आगाज़ करें, यानी कि सारी चीज़ें, सारी सियासत, सब कुछ इसी पर चल रही है, और मुल्क में जिस तरह का माहौल पिछले चंद बरसों के दौरान बनाया गया, उसकी जो है कहीं ना कहीं यानी जो फीडिंग होती रही है नज़रियाती बुनियादों पर, वो है यानी RSS का वो एजेंडा जिसको हिंदुत्व का एजेंडा कहा जाता है। तो बहरहाल RSS के सरबराह मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? यानी क्या कहा है उन्होंने? देश को संबोधित किया, मुसलमानों को हम कहेंगे कि संबोधित किया, उनको मुखातब किया, क्या कहने की कोशिश की और क्या उन्होंने पैगाम दिया है? देखिए, RSS एक ऐसी तंजीम है
جو اپنے 100 سال مکمل کرنے جا رہی ہے. 1925 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. جی RSS کا جو فل فارم ہے وہ راشٹریہ سیوک سنگھ ہے. جی تو اس تنظیم میں کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ سر سنچالک کہلاتے ہیں، اور انہوں نے 7 سالہ تقاریب کے تناظر میں ابھی گزشتہ دنوں جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے اس میں انہوں نے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. جیسا کہ گزشتہ چند دن پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ بھئی جو لوگ 75 سال کے ہو گئے ہیں ان کو جو ہے سو عوامی زندگی سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے تھا. جی اس وقت بہت سے تجزیہ نگاروں یہ کہا تھا کہ یہ دراصل اشارہ تھا وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کی طرف کہ وہ بھی ابھی سپٹمبر میں 75 سال کے ہونے جا رہے ہیں. تو اس کی انہوں نے وضاحت کی کہ میرا یہ کہنا کسی ایک شخصیت کی طرف نہیں تھا، میں نے ایک عمومی بات کہی تھی، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص جو 75 سال کا ہو جائے اسے جو ہے سو سیاست سے یا کسی عوامی عہدے سے اس وقت دوش ہو جانا لازمی ہے. اور خود وہ بھی 75 سال کے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ میں خود بھی سبکدوش نہیں ہو رہا ہوں سنگھ کی صدارت سے. تو یہ ایک پہلو انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے. اور دوسرے ایشوز پر چونکہ 7 سالہ تقاریب کا معاملہ ہے، لازمی چیز ہے، ایک بڑی تنظیم ہے، وہ 100 سال اپنے مکمل کر رہی ہے، اور آپ مانیں یا نہ مانیں، بہرحال RSS کا زندگی کے مختلف شعبوں پر اثر رہا ہے. تعلیم کے شعبے میں انہوں نے کام کیا ہے اپنے نظریے کو پھیلانے کے لیے. اسی طریقے سے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طبقے میں بہرحال انہوں نے اپنا کام کیا اور اپنے نظریے کو پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اب وہ نظریہ کتنی حد تک صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال وہ تنظیم اپنے 100 سال مکمل کر رہی ہے اور اس کا ایک زبردست کیڈر بھی موجود ہے. تو یہاں پر انہوں نے انٹرویو میں چند باتیں جو مسلمانوں کے حوالے سے کری ہے وہ بڑی ہمارے لیے تعجب خیز ہے. پہلا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایک اچھی بات انہوں نے کہی کہ صاحب مسلمان ختم ہونے والے نہیں ہیں، آپ چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں وہ بہرحال ملک کا حصہ ہے، اور جو ہے نا آپ ان کو جو ہے نا ملک سے نہیں نکال سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ جتنے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں وہ سب ہندو ہیں، اور چونکہ سب جو ہے نا ہندو ہے لہٰذا وہ کسی نہ کسی جو ہے ہمارے دھرم کو قبول کر لیں گے. آج جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں یا ہمارے نظریوں کو نہیں سمجھے ہیں، کچھ سالوں کے بعد کچھ دہوں کے بعد بہرحال وہ ہمارے نظریات کو سمجھ جائیں گے اور وہ ہماری جو ہے نا اس کو قبول کر لیں گے. تو یہ بڑی خطرناک بات انہوں نے کہی ہے کہ سب ہندو ہونا، یہ بات تو ناممکن ہے، کیونکہ یہاں تو ہندوستان تو آپ جانتے ہیں کہ مختلف مذاہب کا یہ گہوارہ ہے، یہ گلدستہ ہے جہاں پر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی مذاہب کے ماننے والے یہاں پر پائے جاتے ہیں. پھر دوسرا ایشو انہوں نے جو بات کہی تھی کہ وہ یہ کہ ہم نے جو رام مندر کی تحریک چلائی تھی راست طور پر RSS نے، اب اس کے بعد جو بھی ایشو اس وقت اٹھ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے جو ہے سو متھرا کی عیدگاہ کا معاملہ ہو یا سنبل کی جامع مسجد کا معاملہ ہو یا پھر دیگر جو جتنے ہی مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں RSS کا کوئی رول نہیں ہے اور RSS کی کوئی رہنمائی نہیں کر رہی ہے. البتہ ہمارے جو پرچارک ہیں، ہمارے جو ماننے والے ہیں ہمارے نظریے کے، وہ اس کی سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن سنگھ راست طور پر اس کا جو ہے سو ذمہ دار نہیں ہوتا ہے. تو لازمی چیز ہے کہ اب انہوں نے قبول تو کر لیا کہ کم از کم رام مندر کی جو تحریک چلی اور جس کے نتیجے پورے ملک میں قتل و خون کا جو بازار گرم ہوا اور اس کے نتیجے میں 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کی شہادت ہوئی، تو اب موہن بھاگوت صاحب یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ صاحب اس تحریک کے پیچھے ہمارا ہاتھ تھا اور ہم اس کی سرپرستی کیے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ وہ جو تحریک انہوں نے چلائی اور جس طریقے سے 450 سالہ جو مسلمانوں کی مسجد تھی کہ اس کو ڈھا دیا گیا، تو کیا یہ کوئی قانونی طریقہ کار تھا؟ کیا یہ جو ہے سو کوئی صحیح طور پر انہوں نے جو ہے سو اپنی قوم کی رہنمائی کی ہے؟ تو یہ خود ثابت کرتا ہے کہ RSS کا پوری جو بنیاد ہے وہ دراصل جو ہے نا فرقہ پرستی پر ہے. اب دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جشن منا رہے ہیں 100 سالہ اپنا، تو کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ یہ سوال بھی سب سے اہم ترین ہے. ملک کی تعمیر میں یا ملک کی آزادی کے اندر ان کا کیا حصہ رہا رول؟ آپ جانتے ہیں کہ 1925 میں جب یہ تحریک قائم ہو چکی تھی تو ہندوستان میں تحریک آزادی بھی بہت زوروں پر چل رہی تھی. پورے جو ہے نا یہاں کے جتنے سیاسی پارٹیاں تھے اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اس تحریک میں شامل تھے، ہندو بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے اور اس حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ اس پوری قومی تحریک کے اندر جو ملک کی آزادی کے لیے لڑی جا رہی تھی، اس کے اندر RSS کا کوئی رول نہیں رہا ہے. کوئی لیڈر اس کے اندر قومی سطح سے لے کر آپ کے مقامی سطح تک انہوں نے جو ہے نا تحریک آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ اس کے برعکس آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ اپنی جو ہے نا وفاداری نبھائی. بار بار انگریزوں کو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ملک کی آزادی میں شریک نہیں ہے، تحریک میں شریک نہیں ہے، ہم جو ہے نا آپ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں. اور جن لوگوں کو انگریزوں نے گرفتار کیا تھا شک کی بنیاد پر کسی وجہ سے، انہوں نے باضابطہ معافی نامے لکھے اور کہا کہ صاحب نہیں ہم تو آپ کے وفادار ہیں،
اور آپ جی ہم کو غلط طریقے پر جو ہے نا لا لیے ہیں یہاں پر. جی تو اس طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی تحریک جو 100 سال اپنے مکمل کر رہی ہے اس نے ملک کی آزادی میں تو کوئی رول ادا نہیں کیا ہے، جی لیکن ملک کی آزادی کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ اپنے آپ کو قومی ہیروز کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ پارلیمنٹ میں باضابطہ جن کا پورٹریٹ لگایا گیا ہے ساواکر، آپ جانتے ہیں کہ ساواکر نے باضابطہ معافی نامہ لکھا، کہا کہ میں جو ہے نا تحریک آزادی کا میں کبھی حصہ نہیں لیا ہوں اور میں کبھی جیسے انگریزوں کے قانون کوئی خلاف ورزی نہیں کیا ہوں. تو ایسے شخص کو آپ لا کر جو ہے نا اس کا جو ہے نا پارلیمنٹ میں پورٹریٹ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قومی ہیرو ہے. اسی طریقے سے اب آر ایس ایس اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ یہ ملک کی آزادی میں ہم نے بہت اہم رول ادا کیا ہے، جبکہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. آزادی کے بعد اب آئیے آپ، آزادی کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک دستور بنا یہاں پر. اس دستور کے مطابق آر ایس ایس نے کیا اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا. اگر وہ جاری رکھتے تو لازمی چیز ہے کہ اس پر کئی مرتبہ امتناع عائد ہوا ہے. آزادی کے فوری بعد بھی امتناع عائد ہوا آر ایس ایس پر، پھر دوران اس کے بعد بھی ہوا، پھر بابری مسجد کی شہادت کے بعد بھی آر ایس ایس پابندی عائد ہوئی، پھر مسز گاندھی نے جو قومی ایمرجنسی نافذ کی تھی 1975 میں، اس وقت بھی جو ہے سو آر ایس ایس پر بین لگایا گیا. تو یہ بین کیوں لگایا گیا؟ اس لیے لگایا گیا کہ آپ نے اس ملک کے دستور کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہاں جتنے شہری رہتے ہیں ان کے تعلق سے آپ نے اپنی ایک خاص آئیڈیالوجی کو یہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کی. آپ جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کی جو بنیاد ہے وہ 3 چیزوں پر ہے کہ انہوں نے ایک بات کا تو ہندوتوا کا وہ اعلان کرتی ہے. ہندوازم ایک الگ چیز ہے، ہندوتوا ایک الگ چیز ہے. اب سپریم کورٹ نے آپ جانتے ہیں کہ ہندوازم کی ایک تعریف کی کہ ایک نظریہ ہے، ایک طرز حیات ہے اور اس کی بنیاد پر جو ہے نا کسی کا عقیدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہندوتوا تو ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا نظریہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں صرف ہندو رہیں اور وہ بھی جارحانہ ذہنیت رکھنے والے رہیں، اور پھر یہاں دوسرے طبقوں کو رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. تو یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج تک بھی آر ایس ایس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے ناگپور، وہاں پر جو ہے نا قومی جھنڈا نہیں لہرایا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ قومی ہیروز رہے ہیں یہاں پر، چاہے وہ آپ کے گاندھی جی ہو یا دیگر احباب ہو، ان کے تعلق سے ان کی رائے بالکل الگ ہے. تو آزادی کے بعد ملک کی تعمیر میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آر ایس ایس نے کوئی اہم رول ادا نہیں کیا، بلکہ نفرت کی سیاست انہوں نے پھیلائی. اور بی جے پی جو ہے وہ دراصل آر ایس ایس ہی کے پروردہ ہے. جو کچھ بھی نظریہ آر ایس ایس کا ہے اس کو نافذ کرنے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے. تو میں نے آغاز میں کہا کہ زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر آر ایس ایس نے اپنی جڑوں کو مضبوط کیا ہے 100 سالوں کے اندر. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ججز اور بہت سارے فوج کے بڑے بڑے سربراہ اور بہت سارے نوکرشاہی کے جو آئی اے ایس آفیسرز وغیرہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا آر ایس ایس کو جوائن کرتے ہیں اکثریت. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ انتظامیہ بھی داخل ہو گئے ہیں، یا عدلیہ میں بھی ان کا جو ہے نا اپنا جو ہے نا ان کے نظریات کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آر ایس ایس کے 100 سال تو مکمل ہوئے ہیں، لیکن ان 100 سالوں کے اگر رپورٹ کو آپ دیکھیں گے تو ان کا کوئی تعمیری ایجنڈا نہیں رہا ہے. یہ ہمیشہ ہندوتوا کی بات کرتے رہے، ہندی کو مسلط کرنے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے. ایک خاص تہذیب کو، جو تہذیب میل نہیں کھاتی ہندوستان کی روایات سے، اس کو یہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جو قومی تعلیمی پالیسی بنی، اس میں بھی جو ہے نا ان عناصر کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اب پھر باضابطہ طور پر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صاحب پارلیمنٹ کے ذریعے ایسے قوانین کو لایا جائے جس کے ذریعے سے یہاں پر رہنے والے دیگر طبقات کی شریعت میں مداخلت ہو، ان کی تہذیب و تمدن کے بھی خطرات پیدا ہو جائے. تو یہ سارا کام جو ہے سو آر ایس ایس کر رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے غیر جانبدار صحافی اور سیاسی مفکر نے کہا کہ آر ایس ایس نے اپنے 100 سالہ جو پورے کیے 100 سالہ سفر انہوں نے پورا کیا ہے، اس کے اندر نہ ان کا آزادی کی تحریک میں کوئی حصہ رہا، نہ آزادی کے بعد ملک کی تعمیر میں انہوں نے کوئی جو ہے نا رول ادا کیا ہے. اور وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے پورے ملک پر وہ اپنی نظریے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، جس کی جو ہے نا ہر طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں مخالفت ہو رہی ہے. سیاسی سطح پر اپوزیشن پارٹیاں بی جے پی کو جو نشان ملامت مارا، یہی وجہ ہے کہ وہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ دراصل یہ تنظیم جو اپنے آپ کو ثقافتی تنظیم کہتی ہے، یہ ثقافتی تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جارحانہ پالیسی اڈاپٹ کر کے یہ اس ملک کے اندر ہندوتوا کو مضبوط کرنا چاہتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہاں پر جس طرح سے 100 سال کی آپ نے بات کی اور ان کو کئی دہائیاں آزادی کے بعد بھی لگ گیا کہ انہوں نے اپنے جو قومی ترنگا ہے جو یعنی اس کو اپنانے میں بڑی مشکلوں کے ساتھ آج جو ہے انہوں نے جو ہے اس کو اپنایا ہے، قبول کیا ہے. اور وہ بھی مطلب کب تک رہے گا پتہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ 100 سال کا جو وقت گزرا، بالخصوص ان 100 سالوں میں 2014 کے بعد سے، کیونکہ 100 سالوں میں بہت سارے نشے و فراز
ان کے لیے بھی رہے جس طرح سے آپ نے کہا پابندیاں لگائی گئی لیکن وہ اپنے آئیڈیالوجی کے تحت وہ آگے بڑھتے رہے. لیکن یہ جو بالخصوص 2014 کے بعد سے ابھی تک اگر دیکھیں تو کیا وہ اچیومنٹس ان کی رہی ہیں اور اب آگے کے حوالے سے بالخصوص جس طرح سے ان پر الزام ہے کہ ملک کی اقلیتیں بالخصوص جو مسلمان ہیں ان کے جو مذہبی تشخص کی بات ہے اس پر یہ جو ہے کہیں نہ کہیں اس پر جو ہے ان کا نشانہ ہے, تو اس حوالے سے یہ ابھی تک ان 10 برسوں میں کیا اچیومنٹ ہوا اور آگے کے حوالے سے کس طرح سے کیا خدشات ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو تیزی کے ساتھ ہو چکی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جس کی طرف یہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور جو کمیونٹی ہے مسلم کمیونٹی ہے میں کہوں گا وہ غافل ہے. جی بالکل آپ کا صحیح تجزیہ ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ 2014 میں تو ان کو سیاسی اقتدار حاصل ہوا ہے جی, اور سیاسی اقتدار کے بعد رکھتے ہیں اپنے آپ کو سیاسی اقتدار کے بعد نہیں مطلب بی جے پی کو اقتدار ملنا آر ایس ایس کو اقتدار ملنے کے برابر ہے کیونکہ یہ دونوں بالکل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کئی مرتبہ کہا کہ میں پہلے پرچارک ہوں اس کے بعد ملک کا وزیر اعظم ہوں. کئی وزراء نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہماری جو بھی تربیت ہوئی ہے سنگ میں ہوئی ہے اور ہم سنگ کے نظریات سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ غلط فہمی ہمارے کو نہیں رہنا چاہیے کہ صاحب ملک میں آر ایس ایس کی حکومت نہیں ہے, بی جے پی کی حکومت ہے, بلکہ بی جے پی ایک سیاسی بازو ہے آر ایس ایس کا. اصل جو کچھ بھی ہوتا ہے وہیں سے احکامات ملتے ہیں, وہیں سے ان کو آرڈرز ملتے ہیں, اسی کو یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں یہاں پر. تو اصل جو آر ایس ایس کا جو عروج ہوا, جیسا کہ خود موہن بھاگوت نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے رام مندر کی تحریک چلائی, ہماری نگرانی میں ہوئی تحریک باضابطہ اور ان کو کامیابی ملی, تو اسی وقت سے ان کا عروج شروع ہو چکا تھا. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ رام مندر کی جو تحریک چلی, رتھ یاترا جو نکالی گئی, اڈوانی صاحب نے جو رتھ یاترا نکالی پورے ملک کے اندر, ایک قتل و خون کا بازار گرم ہوا اور اس کے بعد صورتحال جو اکثر بدل گئی. تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد سے آہستہ آہستہ پارلیمنٹ میں ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور کچھ دنوں کے بعد کچھ عرصے تک یہ سیکولر پارٹیوں کے بھی ساتھ رہے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ وی پی سنگھ کی جو گورنمنٹ تھی یونائٹڈ فرنٹ کی, اس میں بھی بی جے پی شامل رہی ہے اور اسی رام مندر کے مسئلے پر انہوں نے علیحدگی اختیار کی. اب اس کے بعد انہوں نے جو جارحانہ رویہ اختیار کیا اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2014 میں پہلی مرتبہ بھرپور اکثریت کے ساتھ بی جے پی کو اقتدار ملا اور اس میں پورے کا پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آر ایس ایس کا بہت بڑا رول رہا. ہر گاؤں اور ہر خریے کے اندر آر ایس ایس کے پرچارک گئے اور انہوں نے بی جے پی کے لیے باضابطہ مہم چلائی اور اس کو کامیاب سنکرا کا. یہ بڑا اچیومنٹ رہا, یہ بڑا اچیومنٹ. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی جو کہا لوگوں نے یہ کہا کہ حقیقی آزادی ہم کو آج حاصل ہوئی ہے. یعنی انہوں نے 2014 کے الیکشن کو کہا کہ حقیقی طور پر ملک آزاد ہوا ہے, جبکہ 15 کو ملک آزاد ہو چکا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ آزادی علامتی آزادی تھی, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اصل اقتدار اب ہم کو ملا ہے. چنانچہ اب آئیے 2014 سے مسلسل آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایجنڈے کو, جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے, اس کو بی جے پی نے اقتدار پر آنے کے بعد نافذ کیا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات اگر مسلمانوں کی بات آپ لے لیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کی جو بات ہوئی, طلاق ثلاثہ کا قانون جو لایا گیا یعنی خلاف میں, کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو مسئلہ ہے طلاق کا, اس کو انہوں نے بالکل ایک نئے انداز پیش کیا اور وہ کھلی ایک مداخلت تھی. پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ تعلیمی نظام ہے, تعلیمی نصاب ہے, اس کو بدلنے کی کوشش 2014 سے ہوتی رہی ہے اور ایک باضابطہ قومی تعلیمی پالیسی انہوں نے بنا دی ہے. پھر آپ آئیے کہ دیکھیں گے کہ صاحب یہاں یونیفارم سول کوڈ کی بات آئی ہر الیکشن کے موقع پر. ابھی جو الیکشن کا ہوا 2024 میں, انہوں نے اس کے اندر اس کو پھر سر فہرست رکھا کہ صاحب ہم کو اگر اقتدار ملا گا تو ہم جو ہے نا یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے. تو یہ آر ایس ایس کا ایجنڈا تھا, یہ بی جے پی کا نہیں تھا, کیونکہ آر ایس ایس یہ کہہ رہی صاحب ہندی ہندو ہندوستان, ان کا جو نعرہ ہے کہ صاحب یہاں ہندو رہے گی, ہندی رہے گی, ہندو رہے گا اور یہ ہندوستان کے اندر ہماری تہذیب و تمدن رہے گی. چنانچہ اس طریقے سے انہوں نے یونیفارم سول کوڈ کو لانے کی پوری کوشش کی ہے اور بعض ریاستوں کے اندر جس میں اتراکھنڈ ہے وہاں پر اس کو نافذ بھی کر دیا ہے. پھر آپ تیسری طرف دیکھیے کہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دینا, یہ ان کے ایجنڈا رہا باضابطہ. بولتے نہیں لیکن آپ نے دیکھا سی اے کا قانون لایا گیا اس کے لیے, اور سی اے کے قانون کے ذریعے آپ نے یہ کہا کہ صاحب جو یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر جو دوسرے طبقے ہیں جس میں ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, پارسی ہے, جین ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو یہ کہا گیا کہ اگر یہ پڑوسی ممالک میں, یعنی پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, آپ کے جو ہے نا نیپال میں اور سری لنکا میں اگر ہیں تو وہ ہمارے ملک کو آ سکتے ہیں, لیکن مسلمان نہیں آ سکتا ہے. تو یہ دراصل ایک قسم کا جو ہے نا آپ کی متاسفانہ پالیسی تھی. اگر آپ یہ کہتے کہ بھائی مسلمان بھی یہاں پر آ سکتے ہیں, ان کو بھی ہم شہریت دینے کے لیے تیار تھے, اس پر کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں تھی, لیکن آپ نے یہ کام کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ کہ
बड़े फसादात नहीं हुए बीजेपी के दौर में, लेकिन आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक आप जानते हैं कि इन्होंने मुसलमानों को हरासा करने के लिए मॉब लिंचिंग का एक दौर चला, और इस मॉब लिंचिंग के अंदर कई जानें चली गई। आप जानते 2015 से ये जो सिलसिला शुरू हुआ, मोहम्मद अखलाक के वो पहली मरतबा जो हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुआ, उसके बाद से सिलसिला चला। आप मुझे बताइए कि आरएसएस ने किसी मरहले पर क्या इसको कंडेम किया, क्या इसकी मजम्मत की? इसकी मजम्मत न करने का मतलब ये है कि आप उसकी तायद में बहुत रहे। होने के बाद बादल नाखास्ता जी, बिल्कुल ऐसी बात जिसका कोई असर ना हो। जी जी बिल्कुल इस संदाज तरह में से। उन्होंने की। तो असल तो आप जानते हैं कि वजीर आजम हो या उनकी मजलिस वज़रा हो, वो तो हमको दिख रहे हैं, लेकिन असल जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो आरएसएस के लोग हैं, और पूरा संघ जो है ना इस हुकूमत को चला रहा है। तो 2014 से लेकर आप देखें 2019 का जो पहला टर्म इनका रहा, फिर उसके बाद दूसरा टर्म हुआ, अब तीसरा टर्म चल रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कितना बदल गया है। अगर आप दस्तूर की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 70 साल के अंदर कभी आवाज़ नहीं उठी थी कि दस्तूर के दीबाचे में जो अल्फाज हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर के, उसको निकाला जाए, उसको हज़फ किया जाए। लेकिन बाज़ाब्ता इसके लिए तहरीक चलाई गई। बाज़ाब्ता अभी जो साबिक़ सदर जमहूरिया बड़ी उसके साथ उनको उस ओहदे से माजूल कर दिया गया, ये कह सकते हैं जगदीश धनखड़ साहब। आप जानते हैं कि उन्होंने खुद भी कहा कि साहब ये जो अल्फाज लाए गए हैं इमरजेंसी में लाए गए थे और पार्लियामेंट में उसको मंजूरी दी गई है, आप उसको जो निकाल देना चाहिए। जबकि आप जानते हैं कि बीजेपी ने खुद उसकी तायद की थी वहाँ पर कि दस्तूर में इन अल्फाज का होना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ कई मज़ाहिब पाए जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि साहब सेकुलरिज्म के लफ्ज़ को निकाल देना चाहिए और सोशलिस्ट के लफ्ज़ को निकाल देना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? इसलिए कि यहाँ पर हिंदुत्व को नाफिज किया जा सके। फिर आप और चीज़ों में जाएंगे तो आप देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर जमहूरी सफ़र चला है गुज़िश्ता 75 साल के दौरान, आप जानते हैं कि बहुत से नशे फराज इसके अंदर आए, लेकिन अब आप वन नेशन वन इलेक्शन के ज़रिए आप ये चाहते हैं कि मुल्क में बस एक ही पार्टी की हुकूमत रहे, एक ही पार्टी बरसे इक़्तिदार है पूरे मुल्क के अंदर, पूरी रियासतों में उसका इक़्तिदार बाकी रहे। ऐसा कहा तो नहीं जाता। नहीं, एक इलेक्शन के माने वो होते हैं। देखिए, अगर आप असेंबली इलेक्शन अलग कराते हैं, लोकसभा के इलेक्शन कराते हैं, तो दोनों के इश्यूज अलग हैं। और मुकामी सतह का भी इलेक्शन होता है हमारे पास, जिसको पंचायत राज इलेक्शन आप कहते हैं। तो यहाँ पर हर एक मकाम पर हर मरहले पर अलग अलग मसाइल आते हैं। अगर आप कौमी इलेक्शन कराएंगे एक ही मरहले में, लोकसभा और आपके असेंबलियों के इलेक्शन हो जाएंगे, तो कौमी इशूज़ आ जाएंगे। और कौमी इशूज़ आने के बाद बीजेपी ये कहेगी कि उन्होंने बार बार कहा कि साहब अगर आप मुल्क को मुत्तहिद रखना चाहते हैं, मुल्क को दुश्मन के महफूज रखना चाहते हैं, तो आप हमारे हक़ में वोट दीजिए। तो कौमी मसाइल का हवा खड़ा किया जाता है। आप देखेंगे 2019 का इलेक्शन किस बुनियाद पर जीता? आप जानते हैं कि वो जो पुलवामा का वाक़या हुआ, उस बुनियाद पर आप जानते हैं कि बीजेपी ने इलेक्शन का में कामयाबी हासिल की। जबकि गुज़िश्ता यानी वो 5 साल का जो दौर था उनका 2014 से 19 का, बहुत से नारे तो लगाए गए थे, शाइन इंडिया का नारा लगाया गया और ये वो कहा गया, लेकिन अवाम बेजार हो चुकी थी क्योंकि नोटबंदी का मामला आ गया था, वहाँ पर दूसरे मसाइल आ गए थे। तो उन्होंने एक हवा खड़ा कर दिया कौमी सलामती का, और पूरे हिंदुस्तानी लोगों ने यह महसूस किया कि साहब वाकई एक मजबूत हुकूमत होना चाहिए। अगर हम अपोजिशन को और डालेंगे तो ये मुख्तलिफ पार्टियाँ, सेकुलर पार्टियाँ, और आपस में लड़ेंगी झगड़ेंगी और जो सो मुल्क की सलामती को ख़तरा पैदा हो जाएगा। लिहाजा बीजेपी को इख्तियार मिल गया। अब आप जानते हैं कि 2024 का इलेक्शन आया, तो 2024 के अंदर भी इन्होंने हसास मौज़ूआत को छेड़ा, और उन हसास मौज़ूआत की बुनियाद पर फिर एक मरतबा उनको इख्तियार मिल गया यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि अब जो 2024 से आप देख रहे हैं कि मुसलसिल जिस किस्म की कानून साजी की जा रही है, जिस किस्म के नए नए क़वानीन मुल्क में नाफिज किए जा रहे हैं, उससे आप महसूस कर सकते हैं खुले तौर पर, इस पर कोई तहकीक की ज़रूरत नहीं है कि मौजूदा बरसर इख्तियार हुकूमत पूरे संघ परिवार के एजेंडे को मुल्क में नाफिज करने की कोशिश कर रही है। बात यहाँ पर यह है कि अगर 10 साल का अगर अहाता करें, जायज़ा ले, तो पता चलता है कि इन 10 वर्षों में भी मुसलमान जो है पढ़ रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, और तमाम तर जो भी पहले जैसे हुआ करते थे वैसे ही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कुछ चीज़ें आई तो क्या उसकी वजह से जिस तरह से अपोजिशन पर खुद भाजपा की जानिब से कहा जाता है कि एक भय पैदा किया जा रहा है, एक डर पैदा किया जा रहा है, क्योस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुल्क के मुसलमानों को कोई डर की बात नहीं है, खौफ की बात नहीं है। इनको सारे जो हुकूक पहले भी हासिल थे वो आज भी हासिल हैं। और इन 10 वर्षों में हुआ क्या है, जिस तरह से आपने कहा कि कोई, और ऐसे ही बात भी है, ये की जाती है कि कोई ऐसे बड़े फसादात नहीं हुए जो कांग्रेस के दौर में हुआ करते थे, जो पिछली सरकारों में हुआ करते थे। तो फिर क्यों ये सारी बातें की जा रही है और मुल्क के मुसलमानों को डराया जा रहा है? देखिए, किसी तबके नहीं देखिए, ऐसा क्या हो गया, ऐसी बड़ी बात क्या हो गई? कोई तबका तालीम में आगे बढ़ जाए, कोई तबके को रोज़गार के कुछ मौक़े मिल जाएं,
कुछ कारोबार मिल जाए, ये अहम नहीं है। असल जो चीज होती है, ये तो मान रहे हैं आपके पूरा हक मिल नहीं रहा है नहीं तालीम का, नहीं नहीं आप पूरा मान रहे हैं कि पूरा नहीं खाने नहीं मैं पीने ये का नहीं हक मान मिल रहा, रहा है। ये महज चंद चीजें हैं जो आपको महसूस हो रही हैं, अगरचे कि अमली तौर पर इसमें भी कोई ज़्यादा फायदा मुसलमानों को नहीं हुआ। तालीम का परसेंटेज आप निकाल कर देख लीजिए, इसी बीजेपी गवर्नमेंट ने कितने अक़लियतों के स्कॉलरशिप्स को ख़त्म कर दिया है, चाहे वो आपके मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का स्कॉलरशिप हो या फिर दीगर जो स्कॉलरशिप्स हो जिसके इमदाद मिलनी चाहिए। और फिर आपने जो बात कही थी कि भाई जिस आबादी का इतना परसेंटेज है उनको हम इतने तालीमी मौक़े देंगे, क्या वो मौक़े मुसलमानों को मिले रोज़गार के मामले में? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है कुछ हद तक अगर हुआ तो, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान वो है इनसिक्योरिटी, अदम तहफ़्फ़ुज़। अब आप देखेंगे अदम तहफ़्फ़ुज़ का मामला क्या है कि अदालत मौजूद है, क़ानून मौजूद है, इसके बावजूद आज मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ कर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कितने मकानात और कितने मुसलमानों के दुकानों पर जो तो बुलडोज़र चला दिया गया बग़ैर किसी यानी क़ानूनी कार्रवाई के। भाई कोई छोटी मोटी गलती हुई है आप उसको नहीं अवैध तो देखिए पूरी आबादी के अंदर कई लोग गैर मजाज तौर पर गैर कानूनी तौर पर तामीरात करते हैं, लेकिन क्या आपने उन सारों को नोटिस देकर उनके जो घर मुनहदिम किए सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया गया? तो ये जो बुलडोज़र पॉलिटिक्स का आपने चलाई है, आप बताइए कितने मुसलमान इसकी जद में आए? फिर आप ये कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों का बड़ा फ़ायदा हो गया है। अब आप देखिए आसाम का मुसलमान कि हर दिन का जो सूरज तुलू होता है एक नई मुसीबत लेकर उनको आता है, पूरे खौफ का माहौल है वहाँ पर, नहीं मालूम कि कब उनको ले जाकर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। आप जानते हैं कि हज़ारों इस वक्त आसाम के अंदर बंगाली मुसलमान हैं और वो इस वक्त खौफ का मुब्तला है। कई जो है आबादियाँ वहाँ पर खाली हो रही हैं और जो है सो उनसे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि साहब ये बांग्लादेशी है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। आसाम के अंदर जो इस वक्त मस्त चल रही है SIR के नाम से जो है सो फेरिस्त रायदेगान पर जो बिहार में जो कोशिश हो रही है, बताइए इसका निशाना कौन है? इसका निशाना तो मुसलमान है, क्योंकि वो इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है वहाँ पर कहा जा रहा है कि साहब हर असम्बली हल्के से तकरीबन 30 से 40 हज़ार वोटरों के नाम निकाल दिए गए आपने। फिर पूरी रियासतों को अगर आप देखेंगे, गुजरात की सूरत हाल क्या है आप देख लीजिए आपके सामने। तो ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों का पैदा है, खौफ का जो माहौल आपने क्रिएट किया है, उसके नतीजे में आज ना मुसलमानों की मस्जिदें महफूज हैं, ना मुसलमानों की दरगाहें महफूज हैं, ना मुसलमान जो है ना अपनी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। आप जानते हैं कि उर्दू जो मुसलमान बोलते हैं, अगरचे कि उसकी कोई मजहबी ज़बान नहीं है, लेकिन उर्दू को ख़त्म करने की भी कई जगह से कोशिश हो रही है। हत्ता कि हमारे जो अरकान पार्लियामेंट है जिनको कुछ मराहत हासिल होती उनको पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है बाज़ाब्ता, उनको काहे सो कट मुल्ला कहा जा रहा है, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। तो अब आप बता रहे हैं कि साहब मुसलमानों ने 10 साल के अंदर ये चीज़ें हासिल कर ली है, तो मुझे आप बताइए कि वो क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जिस पर मुसलमान ये कह सकते हैं कि वाकई 2014 से लेकर अब तक 2024 तक यकीनन मुसलमानों को जो है ना इस हुकूमत से फ़लाँ शोबे के अंदर फ़ायदा हासिल हुआ है। तो हम समझते हैं कि इसका जवाब मिलना आपके लिए बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि किसी शोबे के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के साथ इन 11 सालों के अंदर कोई जो है सो उनके साथ खुसूसी मराद तो दूर की बात है, उनको उनका जायज़ और मुनसिफाना उनका हक भी उनको नहीं दिया गया। ठीक है नाज़रीन, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और ज़रूर जो है इस हवाले से जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या कुछ नहीं किया गया है और किस तरह के यानी नेगेटिव यानी वो इक़दामात किए गए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी है वो मुतासिर हुई है और उनके हुकूक जो है मुतासिर हुए हैं और उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन ब्रेक के बाद मैं ज़रूर डॉक्टर साहब से ये भी जानना चाहूँगा कि आज जो SIR को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, आज जो वोट अधिकार की बात करते हुए जिस तरह से लोगों में शऊर बेदार कर रहे हैं, तो अब इनकी जो हुकूमत माजी में थी उसने कितना यानी मुसलमानों के साथ वाकई जो है इंसाफ किया और इन्हें जो हक़ मिलना चाहिए था वो इन्हें हक़ दिया गया। ख़ुद जहां बिहार में एक बड़ी रैली जो है कल निकाली जाएगी, वोट अधिकार यात्रा जो निकाली गई थी जिसका एक इख्तितामिया होगा, तो इस मौके पर एक बड़ा इवेंट होगा, तो उस धरती के सीमांचल के लोगों का भी जो थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे, जिसके हवाले से मुसलसल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाते रहे हैं और अब भी इनसे ये जो सेकुलरिज्म का दम भरने वाले हैं इनसे वही ये सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया इनके लिए। आज ठीक है ये कह रहे हैं, आज तो यकीनन सारा देश जो है ये जानता है कि इन 10 वर्षों में क्या कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, लेकिन आपने भी कितना इंसाफ किया। तो बहरहाल इस हवाले से डॉक्टर साहब से सवाल करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। सब मेरा सवाल यही है कि ठीक है, आज की जो दास्तान है, आज की जो तकालीफ है, आज यानी एक दहाई के दौरान जो शिकवा है, शिकायत है, या फिर जो तकलीफ़ है माइनॉरिटीज़ के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, लेकिन अगर हम पीछे जाकर देखते हैं, जो सेक्युलर, जो अपने आप को कहलाने वाली पार्टियां हैं, उनका भी एक दौर इख्तियार काफ़ी तवील रहा है। आप सीमांचल की बात कर लें, बिहार में जिस तरह से मैंने कहा कि SIR को लेकर जो एहतजाज चल रहा है, या फिर वोट अधिकार यात्रा कल जो है उसका जो है अख्तामिया है बड़े पैमाने पर, तो इन पार्टियों ने, चाहे वो RJD हो, चाहे वो कांग्रेस हो, खुद बिहार की मिसाल ले लें, कितना इंसाफ हुआ है वहाँ के लोगों के साथ। जी, ये बिल्कुल बात सही है कि आज़ादी के बाद मुसलमानों ने सेक्युलर पार्टियों पर भरोसा किया। जी। न सिर्फ भरोसा किया बल्कि अपना अमली ताउन भी उनको दिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि आप देखते हैं कि तकरीबन 50 साल तक कांग्रेस बरसदा रही। लेकिन जिस अंदाज में मुसलमानों के साथ कांग्रेस को या दीगर सेक्युलर पार्टियों को जो यानी मुनसिफाना रवैया अख्तियार करना चाहिए था, और जो उनके जायज़ और जो दस्तूरी हुकूक़ हैं वो उनको देने चाहिए थे, वो नहीं दिए गए हैं। इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि कांग्रेस को इतने लंबे अरसे तक इक़्तिदार मिला, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को जो है ना ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर उनका जो हक़ बनता था उससे उनको जैसे दूर रखा। अगर आप टिकट देने की बात भी ले लें तो आप देखेंगे कि कांग्रेस तो मुसलमानों के वोट लेते रही है, लेकिन खुद कांग्रेस के टिकट पर कितने मुसलमान जीत कर असम्बलियों में और पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, ये खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर इसी तरह दीगर सेक्युलर पार्टियों का मामला है। इलाकाई सतह पर आप जानते हैं कि 1970s के बाद बहुत सी इलाकाई पार्टियां वजूद में आई। बिहार के अंदर जैसा कि हम देखते हैं कि नीतीश कुमार तो बाद में आए, पहले जो है ना आपके RJD वहाँ पर थी, राष्ट्रीय जनता दल, और उससे पहले जनता दल थी, जो यूनाइटेड थे, सभी उसके अंदर शामिल थे, तो वो टुकड़े होकर अलग अलग हो गए। तो ये जो जनता पार्टी का दौर भी रहा पूरे मुल्क के अंदर मुख्तसर अरसे पर, लेकिन उस नज़रिए के जो लोग बाद में इलाकाई पार्टियां बनाकर काम किए, उन्होंने भी मुसलमानों के साथ उस किस्म का यानी फयाजाना सलूक नहीं किया है। चंद लोगों को, मखसूस अफराद को ओहदे दे देना, चंद वजारतें दे देना, ये कोई मसले का हल नहीं है, बल्कि असल मसला ये है कि जो आम मुसलमान है और आम मुसलमान जिन मसाइल से जूझ रहा है, उन मसाइल को हल करने की कोशिश करना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हुआ। और ये बात बड़ी अच्छी सियासी यानी तज्जिया निगार कहते हैं हमेशा कि सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों को एक फुटबॉल बना कर रखा। मुसलमान कभी इधर ढलकते रहे, कभी उधर ढलकते रहे, और हर एक को अपना मसीहा समझ कर हर एक का झंडा थाम कर चलते रहे। तो आज जो सूरत हाल मुसलमानों की माशी, तालीमी, समाजी पसमानदगी हुई है, इसके अंदर बीजेपी से ज़्यादा हम समझते हैं कि ये सेक्युलर पार्टियों का रोल है कि अगर ये सेक्युलर पार्टियां आज़ादी के बाद वाकई मुसलमानों के रोल को तस्लीम करते हुए उनके साथ दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर ने जो उनको हक़ दिए उसका अगर तहफ़्फ़ुज़ करती, तो मैं समझता हूँ कि उस मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती की जड़ें कभी इतनी मजबूत ना होती थी। लेकिन ये नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मुसलमान सिर्फ ये कहेंगे कि साहब सेक्युलर पार्टियों ने इनके साथ इंसाफ नहीं किया, तो क्या वो फिर फ़िरक़ा परस्त पार्टियों की तरफ चले जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो इसके अंदर मेरा अपना एक ये ख्याल है कि मुसलमान खुद अपनी एक लीडरशिप पैदा करने की कोशिश करें कि आपने तजुर्बा कर लिया सेक्युलर पार्टियों पर भरोसा कर कर, लेकिन उसके जो नतायज आपके सामने आए वो बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी तरफ जो फ़िरक़ा परस्त पार्टियाँ हैं वो तो ऐलान कर चुकी है भाई हमको मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना हमको वोट दीजिए, ना हमसे कोई तवक्को रखिए, हम कोई काम आपका करेंगे। बस अब तब बीजेपी के कई MLAs ने इसका ऐलान भी किया, कई MPs ने, मिनिस्टर्स ने भी खुद कहा ये बात कि हमको मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे वक्त मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि अभी हम ब्रेक से पहले RSS की आइडियोलॉजी पे गुफ्तगू करें कि एक तंजीम जो 100 साल के अंदर थी, 100 साल अपना जश्न पूरा कर रही है, तो वो किस तरीके से अपने असर और रसूख को बढ़ाई है इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ पाबंदियों के बावजूद, और मुख्तलिफ उनके एजेंडे, उनकी जो नज़रिया है, बहुत कुछ उस पर तनखीदें होती रही है, और बिल्कुल जो है ना वो दस्तूर से टकराता है, सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक बड़े तबके को मुतासिर करने की तो यहाँ पर कोशिश की, और उसके नतीजे इख्तियार पर आए। तो अब मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि क्या मुसलमान जो इस मुल्क में 14% की आबादी रखते हैं, और इनकी तादाद अगर सरकारी आदाद शुमार भी अगर ले लें तो मैं समझता हूँ कि 20 करोड़ 22 करोड़ से कम हम नहीं हैं, तो अगर ये खुद एक सियासी क़ुव्वत बनकर उभरते हैं तो लाजमी चीज़ है कि मुल्क की सियासत पर भी इसका एक मुस्बित असर पड़ेगा, और मुसलमानों का ये जो रोना है कि साहब कोई सियासी पार्टी, कोई सेकुलर पार्टी हमारे से इंसाफ नहीं कर रही है, उसका कुछ हद तक जो है ना हल निकल कर सामने आ सकता है। लेकिन इसके लिए हमको मुत्तहदा कोशिश करनी पड़ेगी,
हमको जैसा इस पर एक यानी तवील मुद्दती, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म हमको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि कौन सी रियासत ऐसी है कि जहाँ पर मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी है और वहाँ कोई लीडरशिप नहीं है। जैसा आप उत्तर प्रदेश की सूरत हाल देखिए, आप एक बड़ी रियासत है, मुसलमानों के बड़े बड़े शहर वहाँ पर आबाद है और बड़े बड़े दीनी इदारे वहाँ पर मौजूद है, उलमा मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा सियासी कला हम महसूस करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बिहार की भी यही सूरत हाल आपके सामने आ रही है कि कुछ सीमांचल के इलाके के अंदर आप जानते हैं कि वहाँ पर जो है ना आपकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंची और गुज़िश्ता असम्बली इलेक्शन के अंदर 5 सीटों पर उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन पूरे बिहार के अंदर तो अभी वो सूरत हाल पैदा नहीं हुई है। तो हम ये समझते हैं कि सेक्युलर पार्टियों को सबक सिखाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि मुसलमान अपनी एक लीडरशिप को तैयार करें और बार्गेन करें कि आप सिर्फ हमको एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हमारे भी कुछ मसाइल हैं और इन मसाइल को अगर आप हल करने की बात करते हैं तो फिर यकीनन हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। वरना फिर आप जानते हैं कि ख़ुद हमको भी अपना रास्ता, एक जमहूरी मुल्क है ये, और इस जमहूरी मुल्क में आपको इख्तियार है कि आप जो है सो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और लोगों के सामने एक मुस्बित प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना असम्बली में जिस तरह से यानी पंचायती राज तरमीमी बिल मंजूर की गई 42% बीसी कोटे के हवाले से, तो मैं जानना चाहूँगा इसमें ये तो बीसी कोटे की बात हो गई, तहफ़्फ़ुज़ात की बात हुई, लेकिन जब भी तहफ़्फ़ुज़ात की बात होती है तो फिर उसमें जो है सियासतें शुरू हो जाती हैं, टकराव शुरू होता है, चाहे वो रियासत के हवाले से हो चाहे कौमी सतह पर हो। लेकिन कहीं पर भी हमको जो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला है वो उस शद-ओ-मद के साथ नज़र नहीं आता जो किसी भी और पिछड़े हुए तबके के हवाले से हर कोई जो है आगे आता हुआ नज़र आता है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? फिर उसके बाद हम गज़ा की सूरत हाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, मुसलमानों का जो तहफ़्फ़ुज़ात का मसला है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हमने जो बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं हमारे कायदीन ने, उसका नतीजा ये है कि आज हम जो है ना बहुत से मसाइल का शिकार हो गए। आप जानते हैं कि जब दस्तूर बन रहा था, हिंदुस्तान का दस्तूर मुदव्विन हो रहा था, उस वक्त ये सवाल उठा था कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लीडरशिप वो जो आज़ादी के मौके पर जो थी, सेकुलर लीडरशिप जो थी, तो आप जानते हैं कि ये मसला उठा उस वक्त, और बाज़ाब्ता वहाँ पर गैर मुस्लिम आपके जो है ना मजलिस दस्तूर असम्बली जो थी, कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, उसके गैर मुस्लिम मेंबरान ने कहा कि साहब जब दीगर तबक़ात को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। ये गुफ्तगू तक हुई जो डिबेट से मौजूद है हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पर। लेकिन आप जानते हैं कि सरदार पटेल ये नहीं चाहते थे कि मुल्क में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिले, चुनांचे उन्होंने एक खातून को तैयार किया, बाज़ाब्ता उनके जहन को मुतमईन किया और उसे बोलने लगाया कि मुसलमान यहाँ की अक्सरियत पर भरोसा करते हैं और मुसलमानों को कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि वो खातून बेगम एजाज रसूल उनका नाम था, उन्होंने बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के अंदर तकरीर की और कहा कि हमको जो है रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमको अक्सरियत पर भरोसा है। जबकि दस्तूर के जो बानी थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो ये चाहते थे कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। चुनांचे आप जानते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट का नज़रिया आया बाज़ाब्ता कि अलहदा नुमाइंदगी मुसलमानों की होनी चाहिए, आबादी के हिसाब से उनको टिकट मिलना चाहिए, उनके हल्के मुतय्यन होनी चाहिए। लेकिन बड़े यानी अय्यारी के साथ सरदार पटेल ने ये गेम खेला और उसी का नतीजा है कि आज तक जब भी मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात आती है तो कह दिया जाता है कि आप दस्तूर हिंदुस्तान का इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी तबके को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जाए। अभी भी यही बात की जा रही है। आप जानते हैं कि तेलंगाना हुकूमत ने 42% के ताल्लुक बीसीस को रिजर्वेशन देने की बात की है और आप जानते हैं कि उसके अंदर मुसलमान भी शामिल हैं। तो बीजेपी ने ये एतराज़ किया कि आप वहाँ से मुसलमानों का नाम निकाल दीजिए, हम आपकी तायीद करेंगे, क्योंकि मुसलमान एक मजहबी तबका है और आप मुसलमानों को इस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दे सकते हैं। अब आप गौर फरमाइए कि जबकि रेवंत रेड्डी की हुकूमत हो या इससे पहले की हुकूमत हो, इन सब ने कहा कि भाई मुसलमानों को जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की माशी पसमानदगी को पेश नज़र रख कर उनको जो है ना 4% रिजर्वेशन दिया गया है। और दस्तूर इसकी इजाज़त देता है कि कोई तबका अगर बिछड़ा हुआ है तो उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा सकते हैं। ये बात दस्तूर में खुद लिखी हुई है, लेकिन मुसलमानों को निशाना बनाया गया और बीजेपी ने तो साफ तौर पर अपने एजेंडे में लिख दिया है कि साहब हम कोई रिजर्वेशन की तायीद में नहीं है किसी भी तबके के लिए, और उनको मालूम है कि सारे तबकों को रिजर्वेशन मिल रहा है यहाँ पर, अब मुसलमानों को चूँकि नहीं देना है, ये रुकावटें खड़ी की जा रही है। तो अब यहाँ पर भी जो पंचायत राज में तो इन्होंने बहरहाल असम्बली मंजूर कर लिया बिल को, ये लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है और इसमें मरकज़ और रियासतों की यानी मरकज़ से कोई इजाज़त वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जानते हैं कि जो 42% रिजर्वेशन जो देने की बात हमारी हुकूमत ने की है, अब वो मसला लैतुल आल में पड़ गया है
सदर जमहूरिया गवर्नर के पास है वो, और गवर्नर ने उस पर दस्तखत नहीं किया और मसला सदर जमहूरिया तक पहुंच गया, और सदर जमहूरिया मुलाकात का भी वक्त नहीं दे रही हमारी रियासती हुकूमत के सरबराह को और पूरी हुकूमत को। तो ये खुद एक किस्म का मजाक है कि भाई अगर आपको कोई डाउट्स है मरकज़ी हुकूमत को तो वो रियासती हुकूमत से वजाहत तलब कर सकती है। लेकिन उन्होंने एक ही हिला बनाया कि साहब इसमें मुसलमानों का नाम आपने शामिल किया, लिहाजा मुसलमानों के नाम का हज़फ कर दीजिए, हम आपकी तायीद करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि साहब मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि मुसलमानों की तालीमी माशी पसमानदगी को सामने रखकर उनके साथ रियायत की जा रही है। और क्यों ये पसमानदा हुए, इसकी वजह दरअसल यही है कि साहब जैसा कि हमने पहले गुफ्तगू की ब्रेक से पहले कि ये सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक बना कर रखा, उनकी जो है ना माशी या तालीमी तरक्की के बारे में उन्होंने संजीदा कोई इकदाम नहीं किए। आज़ादी के बाद मुसलमान पसमानदा हुए, आज़ादी से पहले तो वो हुक्मरान थे यहाँ के, और लाजमी चीज़ है कि उनको बहुत सारी सहूलतें हासिल थी। लेकिन आप जानते हैं कि आज़ादी के फौरी बाद एक तबका जो हाकिम था वो महकूम कर दिया गया और मजबूर भी कर दिया गया। उसके नतीजे में आज ये सूरत हमारे पास हो रही है। अब उसके हमारे पास आदत शुमार है कि साहब तालीम में कितने पीछे हो गए। आप सचर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखिए, सचर कमेटी ने साफ तौर पर लिख दिया है कि इस मुल्क में जितने तबके हैं सारे तबके तालीम में सबसे आगे हैं, नियो विद्युत से ऊपर हमारा नंबर है। बकिया जितने हैं, रेड्डी है, कम्मा है, ब्राह्मण है, आपके जो बनिया है, जितने तबके हैं, दलित हैं, ये सब मुसलमानों से तालीम में आगे, लेकिन मुसलमान बिल्कुल पीछे है। तो अब ये तालीमी पसमानदगी को दूर करने का कार्यदर्शन लाते हैं। तिजारत के मामले में, रोजगार के मामले में हुकूमत यहाँ पर खुद मुसलमानों की जो आबादी है उसी का इनको जो है अंदाज़ा नहीं है। मतलब जिस तरह से अगर देखें आम फहम वही पुराने 2011 के जो सेंसस के जो एदाद व शुमार हैं वही, क्योंकि वही सामने अभी तक आए हैं, क्योंकि जिस तरह से कराना चाहिए नहीं करवाए गए। तो पहली चीज़ ये है कि यानी ये जमहूरी मुल्क है, तो जमहूरियत में तो बताया जाता है ना कि जिस तरह से सर जो है गिने जाते हैं। अब फिर आपके सर के आपको जो है पता नहीं है कि आपके सर कितने हैं, तो फिर आप किस तरह से अपना हक लेंगे और उसके लिए क्या रास्ता है बाकी? नहीं देखिए, यहाँ पर आज तक मुल्क के मुसलमानों को ये पता नहीं है कि उनकी एक्चुअल तादाद कितनी है। 140 करोड़ अगर देश की है तो अब भी वहीं पर रुके हुए हैं, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ पर। और फिर जबकि दूसरे ये कह रहे हैं कि आपकी आबादी तो बहुत रोज बरोज बढ़ रही है, 2050 में आप अक्सरियत में आ जाएंगे। ये किस तरह की बात है, समझ से बालातर है। और इसीलिए मोहन भगवत साहब ने अपने कौम को मशवरा दिया है कि वो कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। फिर आपकी आबादी का मतलब क्या हो सकता है डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या तरीका? देखिए ये भी आपकी आबादी आपको पता चले पहले। ये भी बहुत बड़ी साजिश मुसलमानों के साथ हुई है कि आज़ादी के बाद जो भी सेंसस हुआ है, मरदमशुमारी जो भी हुई है, आप जानते हैं कि उसमें कभी ये जाहिर नहीं किया गया कि मुसलमानों की हकीकी आबादी कितनी है। बस अंदाजे किए जा रहे हैं, और मुल्क की आबादी तो बताई जा रही है कि मुसलमानों की यानी मुल्क की इतनी आबादी है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं पेश किया गया है। अब ये क्यों नहीं पेश किया गया? क्या पेश किया जाएगा? पूरी आपको तमानियत है अच्छी तरह से? नहीं, अब चूंकि हमारे पास भी तेलंगाना हुकूमत ने एक सर्वे किया है, ज़ात का सर्वे किया उन्होंने, फिर अब उन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 में फिर एक नया सर्वे होने वाला है, तो उसमें शायद इस बात की कोशिश की जा रही है कि साहब तमाम तबके जो हैं यहाँ पर उनकी जो है सो हकीकी आबादी मालूम हो सके। लेकिन मुल्क की सतह पर ये काम होना चाहिए, क्योंकि मुल्क के हर हिस्से में मुसलमान आबाद हैं, हर जगह मुसलमानों की आबादी पाई जाती है। लेकिन हमें समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ये साजिश थी जिसकी बुनियाद पर जो है ना ये इस राज को फाश नहीं किया गया कि आखिर मुसलमान है कितने इस मुल्क के अंदर, और फिर इसको नहीं आप लोगों के सामने नहीं लाकर आप ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि मुसलमान सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हर घर में जो मुसलमानों के 12 बच्चे हैं, बात है वो मान ले मुसलमान के, हाँ भाई हमारी तादाद वाकई बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। आप 2050 के रेशो से लगा ले कि आज तक कितनी हुई होगी, तो वही हिसाब से हमको जो है हमारा हिस्सा दिया जाए। मान ले मुसलमान बड़ी आबादी बढ़ रही है, इस पे तो अब आप कहा रिसर्च हो रहा है बाज़ाब्ता। गुज़िश्ता जो हमारे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके जनाब कुरैशी साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता किताब लिखी है इंडियन पॉपुलेशन पर, और उन्होंने साबित किया है कि ये जो प्रोपेगेंडा मुसलमानों के ताल्लुक से होता है बिल्कुल गलत है, कि मुसलमान जो है ना इस तरीके से कोई उनकी आबादी नहीं बढ़ रही है जैसा कि फ़िरक़ा परस्त ताकतों की जानिब से कहा जा रहा है। बढ़ जाने दें ना हुकूमत, आपको क्या मतलब पाबंदी है? आप अपने जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं तो यहाँ पर तो है बात ये कि तो ये तो फ़ायदे की बात है, होने दें। अगर वो बता रहे हैं तो बिल्कुल उनको चाहिए कि एक फिगर दे दें ताकि उसके लिहाज से ये हो सकता है कि अपना हक मांगे, आप जो ना फिगर दें। वो तो कोई हुकूमत तरफ से नहीं हुई ना बात, ये तो यहाँ की कुछ कम्युनल पार्टीज की जानिब से बात होती है कि भाई मुसलमान जो है ना ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं या मुसलमान ज़्यादा शादियाँ करते हैं। अब उस पर भी बहस आ गई है लोगों के सामने कि इसमें मुसलमानों का परसेंट कितना है, कि कितने मुसलमान हैं जो 4 शादियाँ करते हैं,
اور کتنے غیر مسلم ہیں جو 2 شادیاں کر چکے ہیں جبکہ ان کے پاس 2 شادی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ یعنی غیر قانونی طریقے سے ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے نا اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر ضرورت ہے تو آپ کو نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ ایک حد ہے 4 کی، لیکن اس کو ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ کامن رول ہے یہ کہ ہر مسلمان جو 4 شادیاں کر رہا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے پریکٹیکلی تو اس کا فیصد بالکل ایک یعنی قرد بن فیصد کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے۔ اب یہ مسلم قیادت کی ذمہ داری کو حکومت سے مطالبہ کریں کہ صاحب آپ لیکن حکومت کیا آپ جو نہیں آپ دیکھیں، آپ سینسس کر رہے ہیں نا، آپ ہر 10 سال کے بعد سینسس ہوتا ہے ہمارا باضابطہ، 2011 میں ہوا، اس کے بعد نہیں ہو سکا 2021 میں کووڈ کی وجہ سے، لیکن اس سینسس کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آبادی کس طبقے کتنی آبادی ہے، لیکن آپ اس کو لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا خوف ہے، یہ کیا حکمت عملی آپ کی ہے کہ آپ جو ہے نا ایک بڑی یعنی دوسری جو بڑی اکثریت ہے اس کے جو ہے نا اعداد و شمار کو آپ پیش کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعداد و شمار اگر آ جائیں گے تو پھر مسلمان ہر جگہ اپنا مطالبہ کریں گے کہ بھئی تعلیم میں ہم کو اتنا پرسنٹیج چاہیے، معیشت میں اتنا چاہیے، سیاست میں چاہیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سیاست کا شعبہ سب سے زیادہ جہاں مسلمان محروم ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت میں جو بھی حق ملتا ہے وہ پارلیمنٹ میں اسمبلی کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کہ ہماری 545 کی جو ارکان پارلیمنٹ ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ چاہے شاید وہ 27-28 کے قریب ہے، 30 سے بڑھ کے نہیں ہے، کم ہوتے جا رہی ہے۔ اب پورے جنوب سے آپ جانتے ہیں کہ ایک ہمارے ایم پی ہیں حیدرآباد کے، تو یہ آپ بتائیے کہ کتنا ہمارا پولیٹیکل امپاورمنٹ کم ہو گیا ہے۔ آزادی کے بعد تو زیادہ ہونا چاہیے تھا آبادی کے حساب سے۔ تو اب یہ اگر یہ راز اگر لوگوں کے سامنے کھل جائے گا کہ صاحب مسلمان اتنے کروڑ ہیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ سیاسی انصاف کرنا پڑے گا، معاشی انصاف کرنا پڑے گا، سماجی طور پر ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے کی، اور سب سے بڑی بات حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور حکومت کا جو بجٹ ہے وہ ان کی آبادی کے حساب سے مختص کرنا پڑے گا۔ تو یہ سارے کام نہیں کر سکتی حکومت، لہذا مسلمانوں کی حقیقی آبادی کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، بہرحال اس چیلنج سے کس طرح سے نپٹا جائے گا اور اس مسئلے کا حل کس طرح سے کیا جائے گا، یہ واقعی اگر اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہوتی ہے تو آگے اس کے کچھ مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال، اور وہ ہے غزہ میں جس طرح سے نسل کشی، بربریت اور ظلم و ستم، قتل عام، بھوکوں پیاسوں کا ہو رہا ہے، اب ایک چیز یہ سوال ہو گیا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کچھ مطلب اس میں کچھ راحت ملے گی؟ اس کا نتیجہ مطلب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا واقعی پریکٹیکلی آن گراؤنڈ میں پوچھ رہا ہوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اب اسرائیل کو تو ہم جو ہے مزید آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، شام پر انڈائریکٹلی ان کی حکومت ہو گئی، یمن میں جس طرح کا شدید نوعیت کا انہوں نے حملہ کیا، جس میں ایک ریاست ٹھیک ہے آپ مانے نہ مانے، لیکن اس ملک کے اپنے جو ہے اپنے معاملات ہیں، وہاں کے لوگوں نے جو ہے جن کو منتخب کیا ہے، اس کے وزیر اعظم کو جو ہے آپ جو ہے قتل کر دیتے ہیں، اور دیگر وزراء اور اہم شخصیات، مطلب یہ پہلا معاملہ نہیں ہے، ایران میں بھی یہ کیا جا چکا ہے، دیگر ممالک میں بھی جو ہے کیا جا چکا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی اسرائیل وہ ہے گریٹر اسرائیل کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے ڈاکٹر صاحب، اور سب جو ہے سرنڈر ہے اس کے سامنے؟ نہیں، بالکل حالات تو بہت ہی اس وقت تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں، اور صرف اب اسرائیل کی بربریت صرف جو ہے نا غزہ کی حد تک محدود نہیں رہی ہے، بلکہ آپ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی 2 دن پہلے یمن میں جس طریقے کا انہوں نے 28 اگست کو انہوں نے جو ہے تو وہاں کے وزیر اعظم کو اور ان کی پوری کابینہ کو پر جو ہے نا اور اس حملہ حوالے کر سے کے ان کو کوئی شہید جو ہے کر جس دیا طرح ہے۔ سے ہونا چاہیے کوئی بات نہیں ہے، کسی قسم کا جو ہے نا اس پر عالمی سطح پر کوئی ایسا رد عمل ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر اسرائیل کے عزائم ناکام ہو سکے، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے عزائم کو پورا کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، گریٹر اسرائیل کا جو خواب وہ لوگ سجائے رکھے ہیں، اور اس طریقے سے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے علاقے کی توسیع وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ خود فلسطین کے اندر اس نے کتنے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ غزہ کی جو پٹی ہے آپ جان رہے ہیں کہ اس پر بھی عملاً وہ جو ہے نا اپنی بمباری کر کے پورے اس علاقے کو قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب وہاں پر کوئی جو ہے سو زندگی کی رمق باقی نہیں رہی ہے، اور ایسے حالات کے اندر اب یہ کوشش جو ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ سپٹمبر میں ابھی اقوام متحدہ کا اجلاس ہونے والا ہے، اور اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب فرانس کی جانب سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، فرانس، اسپین اور پرتگال اور کینیڈا بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے ایک بیان تو دیا نہیں کہ صاحب ہم فلسطین کو ایک خود مختار مملکت کے تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پورے ختم ہو گئے آزاد اس کے بعد۔ ہاں، اب اس کے بعد یہی تو ان کا ایک گریٹر اسرائیل کا جو معاملہ ہے کہ اب اس کا جو 2 اسٹیٹ
थ्योरी है जो। थ्योरीज का जो उन्होंने पेश करे कि सब 2 रियासतें कायम करना, हालांकि ये कोई मसले का हल नहीं है। मसले का तो हल ये है कि पूरे का पूरा इलाका फ़लस्तीन को दे दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसराइल तो वहाँ पर 1948 में आया, और जबकि फ़लस्तीनी वहाँ पर कई यानी वहाँ पर सदियों से कायम है, वो लोग वहाँ के शहरी हैं, वो उनका वतन है। लेकिन अगर आप टू स्टेट की बात करते हैं, तो अगर एक बड़ा इलाका अगर इसराइल के कब्ज़े में चला जाएगा, उसकी कानूनी हैसियत को अगर आप तस्लीम कर लेंगे, तो फिर एक नए खदशात वहाँ पे पैदा हो जाएंगे, नए ख़तरात वहाँ पे पैदा हो जाएंगे। और ये मुसलसिल जो हरकतें हो रही उसकी 1948 से जब तक कि इसराइल का वजूद वहाँ पर अमल आया, और उसमें तेज़ी हो जाएगी। अब आप देखिए 23 यानी 7 अक्टूबर 2023 से मुसलसिल वो जारहाना तौर पर हमले कर रहा है, मुसलसिल बमबारी हो रही है। इंतहा ये कि जो बच्चे ग़िज़ा लेने के लिए, खाना लेने के लिए क़तार में ठहरे, उन पर बमबारी की जा रही है। इससे बढ़कर जो है सा हैवानियत, इससे बढ़कर दरिंदगी क्या हो सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत से ममालिक जो है ना इस पर सिर्फ ज़बानी तौर पर इसको कंडेम कर रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर उसको रोकने के लिए किसी हिम्मत नहीं है। लेकिन दूसरा तस्वीर का पहलू ये है कि बहुत से मगरबी ममालिक में ख़ुद अवामी एहतजाज बहुत बढ़ रहा है, सड़कों पर लोग निकल कर आ रहे हैं, ख़ास तौर पर तालीम याफ्ता तबका, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले तलबा और प्रोफेसर्स और जजेस और रिटा वो आपके जो है ना मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, आप देख रहे हैं कि वो जो है ना इस पर एक अवामी प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन इस अवामी प्रेशर का भी हुकूमतों पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब दूर मत जाइए आप, हम अपनी बात कर लें कि कितनी मुस्लिम हुकूमतें जो है ना आज फ़लस्तीन के साथ खड़ी हुई हैं, गाज़ा की आवाम के साथ खड़ी हुई है। इतना सब कुछ देखते हुए भी आप देखते हैं उनकी बेहिसी का ये आलम है कि कोई जो है सो इसराइल को नाकाम करने के लिए आगे बढ़ने के तैयार नहीं आता है। तो ये खौफ जो मुस्लिम उम्मत पर या मुस्लिम हुक्मरानों पर जो कायम होगा, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए यानी बेचैन करने वाली चीज़ है कि आखिर इनको किस बात का डर है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे आपके कोवैत हो या दीगर ममालिक हो। अब देखिए ईरान ने कुछ हद तक कोशिश की थी, और ईरान में एक हफ्ते के अंदर बहरहाल उसने जिस तरीके से वहाँ बमबारी की, नतीजा ये हुआ कि इसराइल को झुकना पड़ा और अमेरिका बीच में आया, और अमेरिका ने दोनों मुल्कों को कहा कि भाई आप टकराना ख़त्म कर दीजिए आप, क्योंकि दोनों के पास भी बड़े न्यूक्लियर नए ख़तरनाक किस्म के हथियार हैं, अगर वो इसका इस्तेमाल होगा तो पूरा मशरिक़ वस्ता जो है सो बारूद के ढेर में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसे अगर इक़दाम हमारे खलीजी ममालिक अगर करेंगे, इस तरीके से ईरान ने किया है, तो लाजमी से कुछ मसले का हल निकल सकता है। वरना एक तौर पर ये जो नस्ल कुशी का दौर चल रहा है, इसको जंग नहीं कह सकते आप, ये एक नस्ल कुशी है, कत्लेआम है ये। और आप जानते हैं कि 22 लाख की जो गाज़ा की जो आबादी, हमको नहीं मालूम कि अब कितने लोग उसमें ज़िंदा हैं, कितने लोग गाज़ा में मौजूद हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा इनकलाब वो चाहता है, पूरी वहाँ से ख़त्म करना चाहता है गाज़ा से फ़लस्तीनियों को। नकल मकानी की जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है कि साहब आप माइग्रेट हो जाना यहाँ से, आप इस इलाके को छोड़ देना, और नहीं मालूम कि लोग जो है ना मुसीबतों का कब तक आखिर वो मुकाबला करेंगे। आप बताइए कि वो आसमान से उनकी बमबारी हो रही है, ज़मीन पर उनको जो है ना इस तरीके से घेर कर मारा जा रहा है, और अगर कोई ज़ख्मी होता तो उसका इलाज का कोई इंतज़ाम वहाँ पर बाकी नहीं रहा, हॉस्पिटल्स पर बमबारी हो रही है, डॉक्टर्स को ख़त्म किया। इंतहा है कि आपने देखा सहाफ़ियों के साथ जो सलूक हुआ है, कितने सहाफ़ी मारे गए इस 23 माह की जंग के अंदर। तकरीबन 25 से 30 सहाफ़ियों को रास्त नशाना बनाकर उन पर हमला किया गया, मारा गया। मेरे ख्याल से 200 ज़्यादा है, 230 या 300 के करीब जो है जी सहाफ़ियों को, और अहम सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी जो वहाँ पर जो है ना रिकॉर्ड कर रहे थे, वहाँ के वाक़यात दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। तब आप बताइए, तो ये जो बर्बरियत है इनकी, इसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें या अरब मुल्क के मीटिंग्स या फिर और कोई जो है ना डराने धमकाने की बातें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक के जो है ना कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाया जाएगा और उसको एक जंगी मुजरिम करार दे दिया गया बाज़ाब्ता इसराइल के वज़ीर आज़म को, नेतन्याहू को, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई उसके खिलाफ में नहीं हो रही है। एक आम मुजरिम के ताल्लुक से तो दुनिया बड़ी फिक्र में रहती है। का जो जनरल असम्बली इजलास होने जा रहा है जी, उसमें यानी कि फ़लस्तीन के जो मज़लूम है, ठीक है, वो महमूद अब्बास की बात करें, वो कितना जो है क्या नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन पर अमेरिका जो है बैन लगा रहा है दाखिले के हवाले से, लेकिन इसराइल के हवाले से इसराइल के वज़ीर आज़म का वेलकम किया जा रहा है। ये सूरत हाल है। नहीं, ये तो आपको मालूम है, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही यानी नेतन्याहू के यार गार हैं। वो कभी भी जो है ना वो उनको मुसीबत में देखना नहीं चाहते। कई मरतबा उन्होंने कह दिया कि साहब, डॉक्टर साहब ये इसको थोड़ा सा हम लफ्ज़ को वापस ले लेंगे, अक्सर इस्तेमाल होता है। बहरहाल हम ये कहेंगे कि भाई उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ये। और आप जानते हैं कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात को आप देखिए तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक खुली छूट दे दी इसराइल को कि भाई इसराइल जो चाहे कर सकता है। ईरान के हमले के बाद आप देखिए उनके बयानात किस नौइयत के थे। उन्होंने कहा कि भाई इसराइल को पूरा हक है अपना दिफा करने का। तब सवाल यहाँ पर यह है कि इसराइल का अपनी दिफा की जंग लड़ रहा है या फिर वो इक़दामी काम कर रहा है।
अगर आप जो है ना हमास के एक हमले को बुनियाद बनाकर मुसलसिल 2 साल से आप वहाँ पर जानी बमबारी कर रहे हैं, तो ये कौन सी जो है सो आपकी जो है सो ये है कि भाई ये इंसाफ है इसका। अगर कोई हमला हुआ भी था तो उसको किसी और तरीके से हल किया जा सकता था उसको, और एक रद्द अमल था हमास की जानिब से। आपने देखा कि नेतन्याहू ये कह रहा है कि साहब हमास को ख़त्म कर देना चाहते पूरे, तो क्या हमास कभी जाकर ठीक है भाई, अगर कर सकते थे तो कर देते। 23 महीनों में आज भी जो है सख्त मज़ाहमत का तुमको सामना है, अगर कर देते तो कर देते बिल्कुल, और उसके बाद जो है यहाँ पर अमन कायम कर देते, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, फिर अपने कैप्टिव्स को नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब नहीं, देखिए जनवरी में जंगबंदी का माहिदा हुआ था जी, याद है आपको, उसके कुछ मरहले तय हुए, एक मरहला भी मुकम्मल नहीं हुआ और फिर से जो है सो वहाँ पे बमबारी शुरू हो गई है और मुसलसिल जो है ना फलस्तीन में निशाना एक बना मिनट जा मैं रहा चाहूंगा जो ग्राउंड रियलिटी है, मतलब दुनिया की ताकतें सारी, आपका तुर्की भी जो है नेटो का जो है रुकन मुल्क है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है सिवाय चंद, यानी कि जियालों की हम बात करेंगे जिसमें जो है यमन की अगर बात करें या फिर ईरान की जानिब से जो कुछ भी मदद की जाती रही है अब तक, या फिर यमन के हवाले से अगर देखें तो आज भी वो कह रहे हैं कि हम फलस्तीनियों का साथ देंगे चाहे कुछ हो जाए। उनका भी हाल तकरीबन गाजा जैसा बना दिया गया है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। तो क्या अब सिर्फ आसमानी मदद ही होगी डॉक्टर साहब किसी के जरिए, बाकी ये सारे इनसे तो उम्मीद खत्म हो गई है? क्या लग रहा है आपको, मतलब मैं बिल्कुल इन रियलिटी क्या चीज नजर आ रही है एक आपको? इन मैं जानना रियलिटी चाहूंगा। तो ये है कि देखिए अब ये एक मजहबी मामला है कि आसमानी मदद आई है नहीं आई, मगर मेरा इखान ये है जी। कि जो नहीं, मुसलमान तो खुल ठहरी के हुई है, बोले आज हाँ, कि उसका ये दुनिया का मामला, दीन का मामला अलग अलग नहीं होता, नहीं जो होता। है वो नहीं होने की वजह से शायद ये सारे मसाइल तो हो रहे मैं हैं। आपसे कहना चाह रहा अब हूँ, बोलना पड़ेगा। देखिए मैं तो आपसे यही खुल के कहना चाह रहा हूँ कि जी। साहब अगर आसमानी मदद ना आती तो आज जो है ना फलस्तीनी गाजा में गुज़श्ता 23 महीने से इस तरीके से डटे भी नहीं होते थे। जी बिल्कुल, बेशक ये तो बात यकीनन ये बरहक है। उनकी ईमान की हरारत है, बेशक बरहक। ये एक उनका उन्होंने एक अजीमत का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया, लेकिन फतेह कब और मिलेगी? ये तो अल्लाह सवाल नहीं, होगा। फतेह तो होगी। देखिए फतेह के लिए अल्लाह के पास जो है ना जालिम एक का पूरा है, खात्मा कब होगा? ये एक सवाल खात्मा होगा। होगा, इस पर हम सबका यकीन है। जी। अगर ये बात नहीं होती तो लाजमी आप बताइए कि कोई ऐसी मिसाल तारीख में मुझे बताइए कि एक ऐसी ममलिकत जो इसराइल है, जो सारे उसके पास सामान है और पूरी तरीके से वो अपनी जंगी जुनून मुब्तला, और उसके बावजूद वहाँ पर फ़लस्तीनी निहत्ते ठहरे हुए हैं और मुकाबला कर रहे हैं, ये खुद इस बात का सबूत है। अब आप बताइए कि ज़मीनी तौर पर तो दाखिल नहीं हो सका गाज़ा के अंदर, किसी इलाके पर कब्जा नहीं कर सका, तो हम बात करते हैं मौजूदों की, लेकिन ये खुद एक जिंदा मौजूदा हमारे सामने मौजूद है कि जालिम के खिलाफ में अगर आप ठहरेंगे तो अल्लाह की मदद बराबर आएगी और मजलूमों को यानी फतेह होगी और कामयाबी उनको मिलेगी। और खामोश है डॉक्टर साहब, जो कोई कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो जो है जलील वो रुस्वा होना पड़ेगा, दुनिया में भी अभी हो ही रहे हैं और आखिरत में भी, यानी जिस इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।